अब जनाब सेक्शन जो 20 था उसमें हमने पढ़ा था इन्हांसमेंट रेंट की। अगर आपने रेंट को इन्हांस करना है तो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जिनको आप मद्देनज़र रखेंगे। और सेक्शन अब है 21 जिसमें रेंट्स को आपने रिड्यूस करना है या उसमें रिडक्शन करनी है। तो फिर क्या होगा, व्हेन द लैंड और एनी पार्ट ऑफ द लैंड हेल्ड बाय टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी to whom the last foregoing section applies ceases to be irrigated or flooded, the rent payable in respect of the land or part may be reduced to the share or rates or with reference to the rent in gross as the case may be paid by tenants having a similar right of occupancy for unirrigated or unflooded land of similar description and with similar advantages। तो पिछले में ये था कि जनाब पहले लैंड जो थी उसमें इरिगेशन का निज़ाम मौजूद नहीं था, अब जो है उसमें नहरी निज़ाम आ गया है। तो अब यहाँ पे पहले नहरी निज़ाम मौजूद था या पहले इरिगेशन का निज़ाम जो है वो मौजूद था, तो अब जो है उसमें अनइरिगेटेड वो लैंड हो गई है। तो अब जो है उसका रेंट जो होगा वो सिमिलर कर दिया जाएगा अनइरिगेटेड जो है या अनफ्लडेड जो लैंड है उसके हिसाब से। अब नेक्स्ट सेक्शन जो है वो डील करता है इन्हांसमेंट ऑफ कैश रेंट्स ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स। सेक्शन 22 वेयर ए टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी पेज हिज रेंट इंटायरली। जब भी कोई टेनेंट है और उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी मौजूद है और वो अपना तमाम जो रेंट है वो कैश की सूरत में पे कर देता है, ठीक हो गया। तो फिर क्या होगा, The rent may be enhanced on the ground that after deduction therefrom of the land revenue, उसका रेंट फिर भी बढ़ाया जा सकता है किस बुनियाद पे कि जनाब लैंड रेवेन्यू को डिडक्ट करने के बाद एंड द रेट्स एंड सेसेस को चार्ज करने के बाद ऑन द टेनेंसी इट इज़ इफ़ द टेनेंट्स बिलोंग्स टू द क्लास स्पेसिफाइड इन द ए। अगर जो है ए जो क्लास है उसमें टेनेंट फॉल करता है सब सेक्शन 1 की ऑफ सेक्शन 5 लेस दैन 2 आनाज पर रुपी ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू। ये बहुत ही पुराना एक्ट है, अब तो इसको बढ़ जाना चाहिए था लेकिन यही लिखा हुआ है तो हम इसी को ही कंसिडर करेंगे कि अगर जो है टेनेंट जो है वो उस क्लास में फॉल करता है कि उसका जो लैंड रेवेन्यू है वो 2 आने से कम है, तो फिर जो है उसका जो टेनेंट्स का जो रेंट है वो इन्हांस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ही बिलोंग्स टू एनी ऑफ द क्लासेस स्पेसिफाइड इन क्लासेस बी सी एंड डी ऑफ सब सेक्शन, जो हमने सेक्शन 5 पढ़ा है उसकी अगर वो क्लासेस बी सी और डी में अगर फॉल करता है एंड लेस दैन 6 आनाज पर रुपी ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू है, तो फिर भी उसको क्या किया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि भाई आपका जो रेंट है वो इन्हांस हो सकता है। सी क्लॉज है इफ़ ही बिलोंग्स टू द क्लास स्पेसिफाइड इन द सेक्शन 6 और इफ़ हिज राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इज़ एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, और अगर वो बिलोंग करता है सेक्शन 6 के साथ या उसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो है वो सेक्शन 8 के तहत है एंड हिज रेंट इज़ नॉट रेगुलेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और उसका जो रेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए से रेगुलेट नहीं हो रहा और वो कम है लेस दैन 12 आनाज पर रुपी ऑफ द अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, फिर उसका जो पर रुपी है वो 12 आना जो है उससे कम है, तो फिर भी उसका लैंड रेवेन्यू जो है रेंट जो है वो इन्हांस किया जा सकता है। इन केस टू विच सब सेक्शन 1 अप्लाइज, जहाँ पे सब सेक्शन 1 अप्लाई होगा द रेंट में बी इन्हांस टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 2, 6 और 12 आनाज पर रुपी, तो फिर जो है ये ऊपर जो हमने पढ़ा है सब सेक्शन 1, जहाँ पे ये सब सेक्शन अप्लाई 1 होगा वहाँ पे जो रेंट है वो इन्हांस किया जा सकता है। किस हद तक किया जा सकता है, 2, 6 या 12 आना पर रुपए के हिसाब से। लैंड रेवेन्यू का 1 रुपये के हिसाब से 2, 6 या 12 आने के हिसाब तक जो लैंड रेवेन्यू है वो
बढ़ाया जा सकता है, जो रेंट है सॉरी वो बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट वन है थर्ड वन, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन अ मुकर्ररदार शैल बी डीम टू बी ए टेनेंट ऑफ क्लास स्पेसिफाइड इन क्लास ए ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 5। अब यहाँ पे जो मुकर्ररदार होगा उसको एज्यूम कर लिया जाएगा कि ये जो मुकर्ररदार है यही टेनेंट है। नेक्स्ट वन है सेक्शन 23 है, जो कि डील करता है रिडक्शन ऑफ रेंट रेफर टू इन लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन। अब जो है फिर जो रेंट को रिड्यूस करना है, द रेंट पेएबल बाय ए टेनेंट टू वूम द लास्ट फॉरगोइंग सेक्शन अप्लाई। अब जो रेंट है वो पे करेगा टेनेंट जिस पे जो पिछला सेक्शन है हमने पढ़ लिया है सेक्शन 22 वो अप्लाई होगा। तो फिर क्या होगा, उसके रेंट को कम किया जा सकता है किन ग्राउंड्स की बुनियाद पे, ऑन द ग्राउंड्स दैट द प्रोडक्टिव पावर्स ऑफ हिज टेनेंसी हैव बीन डिक्रीज्ड, कि जनाब उसकी जो प्रोडक्टिव पावर्स है उसकी टेनेंसी की वो कम हो गई है, बाई अ काज बियॉन्ड हिज कंट्रोल, कोई ऐसी वजह है जो उसके कंट्रोल में नहीं है। फिर क्या है, उसकी जो रेंट है उसको रिड्यूस किया जा सकेगा। नेक्स्ट है जनाब, अब जो है सेक्शन 24 हम डील करेंगे कि इन्हांसमेंट एंड रिडक्शन ऑफ रेंट बाय सूट, कि अगर हमने किसी भी रेंट को कम करवाना हो या उसको इन्हांस करवाना हो तो सूट के ज़रिए से हम कैसे करवा सकते हैं। इसकी क्लॉज 1 है, ए रेवेन्यू कोर्ट ऑन द सूट ऑफ ईदर लैंडलॉर्ड और टेनेंट। जो रेवेन्यू कोर्ट होगी वो किसी भी पार्टी के सूट पे, या आया कि वो लैंडलॉर्ड हो या टेनेंट हो, क्या करेगी, तमाम जो प्रोविजंस हैं सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एंड अदर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट, तमाम जो इस एक्ट की प्रोविजंस हैं उनके मातहत इन्हांस और रिड्यूस, या तो वो रिड्यूस कर देगी अगर उसको लगता है तो, या वो रेंट को इन्हांस कर देगी, जो कि टेनेंट जो है वो राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जिस पे रखता है उसको। नेक्स्ट है क्लॉज 2, सब क्लॉज 2, वेयर ए डिक्री फॉर द इन्हांसमेंट ऑफ द रेंट ऑफ सच ए टेनेंट हैज़ बीन पास्ड। अगर जो है रेंट बढ़ने की बाबत जो कोई डिग्री पास होती है तो फिर क्या होगा, ए सूट फॉर ए फर्दर इन्हांसमेंट ऑफ हिज रेंट शैल नॉट लाई। तो फिर मज़ीद जो सूट है, एक दफ़ा रेंट बढ़ गया है तो फिर आप रेंट बढ़ाने के लिए दोबारा से सूट नहीं कर सकते। टिल दी एक्सपायरेशन ऑफ 5 ईयर्स, फिर 5 साल तक आप जो है कोई नया सूट नहीं कर सकते, बशर्त ये कि अनलेस इन द मीन टाइम द लोकल एरिया in which the land comprised in the decree is situate has been generally reassessed। जहाँ पे वो लैंड, शर्त ये है कि जहाँ पे वो लैंड वकूफ़ पज़ीर है वहाँ की लैंड का दोबारा से जो है जो लैंड रेवेन्यू के लिए दोबारा से वो रीअसेस हो चुकी है और उसका जो लैंड रेवेन्यू है वो इंक्रीज़ हो चुका है, तो फिर जो है आप उसको दोबारा से केस कर सकते हैं, दोबारा सूट कर सकते हैं। थर्ड वन है, subject to the provision of subsection 2, a suit instituted for the enhancement of the rent of a tenant having a right of occupancy shall not be entertained in either of the following cases, namely। अब नीचे ये एक लिस्ट बता दी गई है कि ये सूरत हाल अगर होंगी तो फिर जो है इन्हांसमेंट के लिए आप दोबारा से सूट अगर 5 साल हो भी गए हैं तो फिर भी आप नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट है नंबर 1, if within the 10 years next preceding its institution अगर 10 साल के अंदर अंदर क्या होगा, his rent has been commuted under section 13 और enhanced under section 13। अगर तो उस ज़मीन का जो रेंट है वो या तो कम हो गया है सेक्शन 13 के तहत या फिर उसका रेंट जो है वो बढ़ गया है, तो फिर आप जो है सूट नया नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है, if within that period a decree has been passed under this act dismissing on the merits a suit for the enhancement of his rent। अगर जो है कोई ऐसी डिक्री पास हो गई है जिसने क्या किया है, वो जो सूट था इन्हांसमेंट के लिए, रेंट की इन्हांसमेंट के लिए, उसको मेरिट पे डिसमिस कर दिया गया है। अगर कोई ऐसी डिक्री पास हो जाती है तो फिर भी जो है रेंट इन्हांस करने के लिए आप दोबारा से केस नहीं कर सकते, अनलेस, इसके लिए भी एक कंडीशन है, अनलेस द लैंड और सम पार्ट ऑफ द लैंड कंप्राइज्ड ऑन हिज टेनेंसी नॉट हैविंग बीन इरिगेटेड।
अगर जो है उसमें नया इरिगेशन का निज़ाम आ जाता है तो फिर आप केस कर सकते हैं उसकी इन्हांसमेंट के लिए जो रेंट होगा। नेक्स्ट वन है फोर्थ, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन अ मुकर्ररदार शैल बी डीम्ड टू बी ए टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी। इस जो सेक्शन होगा इसमें जो मुकर्ररदार होगा उसको एज ए टेनेंट हम तस्वर करेंगे कि वो ही टेनेंट है। नेक्स्ट है 25, डिस्क्रिशन एज टू एक्सटेंट ऑफ इन्हांसमेंट और रिडक्शन, यानी कि कोई भी रेंट आपने बढ़ाना है या उसको कम करना है तो किस हद तक जो है जो डिस्क्रिशन जो है वो अडॉप्ट की जाएगी इन इन्हांसिंग और रिड्यूसिंग द रेंट ऑफ एनी लैंड। किसी भी लैंड के या तो आपने रेंट को रिड्यूस करना है या इन्हांस करना है तो अंडर द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर द कोर्ट शैल विद इन इट्स लिमिट्स प्रेस्क्राइब बाय दोज प्रोविजंस। तो कोर्ट अपनी लिमिट्स में रहते रहे हुए क्या करेगी, इन्हांस और रिड्यूस द रेंट टू सच एन अमाउंट। इस अमाउंट की हद तक कोर्ट जो है या तो जो रेंट है उसको रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी या बढ़ा देगी, एज इट कंसिडर फेयर एंड इक्विटेबल, जो उसको फेयर और इक्विटेबल लगेगी, बट शैल नॉट इन एनी केस फिक्स द रेंट एट ए सम लेस देन, बट लेकिन किसी भी केस में वो जो है रेंट को इससे कम नहीं रखेगी अमाउंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू के अमाउंट से, ऑफ द लैंड एंड द रेट एंड सेसेस चार्जेबल देयर ऑन। ठीक हो गया, ये जो लैंड रेवेन्यू है या जितने भी रेट्स एंड सेसेस हैं उनसे कम नहीं रखा जाएगा। नेक्स्ट है 26 जो कि डील करता है टाइम फॉर इन्हांसमेंट और रिडक्शन टू टेक इफ़ेक्ट, यानी कि टाइम लिमिटेशन क्या होगा उसके इफ़ेक्ट के लिए। अनलेस द कोर्ट डिक्रीइंग, जब तक कोर्ट जो है इसको डिक्री जो पास कर रही है वो इन्हांस नहीं कर देती किसी भी रेंट को या वो डायरेक्शन नहीं दे देती, तब तक द इन्हांसमेंट शैल टेक इफ़ेक्ट फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल ईयर। जो इन्हांसमेंट होगी वो जो नेक्स्ट एग्रीकल्चरल ईयर होगा उससे स्टार्ट हो जाएगी। क्लास 2 है अ कोर्ट डिक्रीइंग अ रिडक्शन ऑफ द रेंट। जब कोई कोर्ट ऊपर था इन्हांस करने वाली, नीचे है किसी भी कोर्ट ने कोई भी डिक्री ऐसी पास की है जिससे रेंट जो है वो कम होना है, तो क्या होगा, वो जो डिक्री होगी वो किस डेट से इफ़ेक्ट करेगी, डिक्री ऑन दैट डेट एंड फ्राम विच द रिडक्शन इज टू टेक इफेक्ट। सॉरी, अ कोर्ट डिक्रीइंग अ रिडक्शन ऑफ द रेंट शैल स्पेसिफाई। जिस कोर्ट का वो ऑर्डर होगा वो कोर्ट उस डिक्री में लिखेगी कि जनाब इस डेट से ये रिडक्शन जो है नाफिजुल अमल होगा, तो वही डेट फॉलो की जाएगी। सेक्शन 27 है एडजस्टमेंट ऑफ रेंट्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू। इस सेक्शन में जनाब सिंपल सी बात ये हो रही है कि जब कभी भी वेयर द रेंट ऑफ द टेनेंसी इज़ द होल और ए शेयर ऑफ द लैंड रेवेन्यू देयर ऑफ, जब कभी भी उस लैंड जो है उसका या तो कोई रेंट या उसका जो लैंड रेवेन्यू है with or without an addition in money, kind or services and the land revenue of the holding in which the tenancy is situate is altered। अगर उसका जो लैंड रेवेन्यू है वो बग़ैर किसी एडिशन के, मनी की एडिशन के, काइंड के, सर्विसेज के, लैंड रेवेन्यू होल्डिंग का जहाँ पे वो टेनेंसी सिचुएट करती है बदल जाता है, तो फिर क्या होगा, अ रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 67 ऑफ द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। तो फिर जो ऑथराइज्ड ऑफिसर होगा, रेवेन्यू ऑफिसर, वो क्या करेगा, डिटरमिन करेगा द लैंड रेवेन्यू पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेवरल होल्डिंग्स कंप्राइज्ड इन द एस्टेट। तो फिर उस मौजे में जितनी भी होल्डिंग्स वहाँ पे मौजूद होंगी उनका लैंड रेवेन्यू दोबारा से असेस किया जाएगा। जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो असेस करेगा एंड डिटरमिन आल्सो द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑफ द टेनेंसी, और उसकी जो टेनेंसी का लैंड रेवेन्यू होगा वो भी डिटरमिन करेगा, और दी प्रोपोर्शनेट शेयर देयर ऑफ, या उसका कोई तनासुब जो है वो डिटरमिन करेगा जो कि पेएबल होना है बाय द टेनेंट एज ए रेंट। नेक्स्ट वन है वेयर एन एडिशन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 इज़ ए परसेंटेज फिक्स्ड। जहाँ कहीं पे भी जो सेक्शन 1 के मुताबिक है कोई एडिशन होना है, किसका, रेंट का होना है या उसकी किसी भी परसेंटेज का होना है विद रेफरेंस टू द लैंड रेवेन्यू ऑफ द टेनेंसी, तो फिर क्या होगा,
जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो शेल इन लाइक मैनर फ्राम टाइम टू टाइम आल्टर द अमाउंट ऑफ द एडिशन इन प्रोपोर्शन टू एनी अल्ट्रेशन ऑफ सच लैंड रेवेन्यू और रेट्स एंड सेसेस। तो फिर जो लैंड रेवेन्यू ऑफिसर होगा, वहाँ का जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा, वो टाइम टू टाइम क्या करेगा, जो रेवेन्यू है उसको अल्टर कर देगा, उसको तब्दील कर देगा। नेक्स्ट है थर्ड वन है द सम एंड सम्स डिटरमिन्ड अंडर द फॉरगोइंग सबसेक्शन टुगेदर। अब जो सम है या जो सम्स हैं जो कि डिटरमिन किए गए हैं इस सब सेक्शन के तहत, जो कि हमने पहले पढ़ लिया है, जो 2 था, टुगेदर विद एनी एडिशन प्रीवियसली पेएबल अदर दैन द एडिशंस रेफर टू इन सब सेक्शन 2, जो पहले उसमें एडिशन या ओमिशन हो गई है उसके मुताबिक, शैल बी द रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टेनेंसी। तो वो जो रेंट होगा उसको पे किया जाएगा जब तक देर इज़ अगेन एंड अल्ट्रेशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जब तक दोबारा से कोई तब्दीली लैंड रेवेन्यू में नहीं हो जाती तब तक वही लैंड रेवेन्यू पे किया जाएगा। या फिर द रेट्स एंड सेसेस चार्जेबल देयर अपॉन और अनटिल द रेंट इज़ इन्हांस, और या फिर जब तक कोई रेंट जो है वो इस एक्ट के तहत बढ़ नहीं जाता या उसके जो रेट्स एंड सेसेस हैं वो बढ़ नहीं जाते, तो तब तक वही जो रेंट्स और रेट्स एंड प्रॉफिट्स है या जो सम्स हैं वो वहीं रहेंगे। फोर्थ वन है द अल्ट्रेशन ऑफ द रेंट अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम एन इन्हांसमेंट और रिडक्शन ऑफ रेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। अब जो अल्ट्रेशन रेंट की है इस सेक्शन में उसको इन्हांसमेंट या रिडक्शन रेंट की जो है उसके मानी में लिया जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ही लिखा हुआ है, एन अल्ट्रेशन ऑफ द रेंट अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी डीम्ड एन। अब जो इस सेक्शन के तहत जो हमने पीछे क्लास 2 और क्लास 3 में पढ़ा है कि अब जो है कोई लैंड रेवेन्यू है उसमें कोई अल्ट्रेशन हुई है तो उसका जो है इन्हांसमेंट में तसव्वुर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है 5th क्लास, फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन आ मुकर्ररदार शैल बी डीम टू बी अ टेनेंट। ये सिंपल सी बात है कि मुकर्ररदार को टेनेंट समझा जाएगा। नेक्स्ट है 27A, एडजस्टमेंट ऑफ रेंट्स पेड बाय ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स इन अटक डिस्ट्रिक्ट। अब जो है अटक डिस्ट्रिक्ट का जो एडजस्टमेंट ऑफ रेंट है जो कि राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी जो पर्सन रखता है उसने पे करने हैं, उसके लिए अलहदा से सेक्शन है 27A अमेंडमेंट करके ऐड किया गया। इसके मुताबिक क्या है, वेयर ए टेनेंट हैविंग ए राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी इन लैंड इन द अटक डिस्ट्रिक्ट पेज वोली और और पार्टली, या तो जो है जो टेनेंट है जिसके पास राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अटक ज़िला में मौजूद है वो पूरा या फिर कोई भी पार्ट जो है कैश की फॉर्म में रेंट का जो है वो पे कर देता है, नॉट फॉलिंग विद इन दी स्कोप ऑफ सेक्शन 27, जो सेक्शन 27 में फॉल नहीं कर रहा, एंड द लैंड रेवेन्यू ऑफ द होल्डिंग इन विच द टेनेंसी इज सिचुएट इज़ आल्टर्ड, और वहाँ का जो लैंड रेवेन्यू है वो तब्दील कर दिया गया है, वो तब्दील हो चुका है लेकिन रेंट वही है, तो फिर क्या होगा, सिंपल सा वही प्रोसीजर होगा। ए रेवेन्यू ऑफिसर हैविंग अथॉरिटी अंडर सेक्शन 67 वो क्या करेगा, फिर डिटरमिन करेगा द लैंड रेवेन्यू पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेवरल होल्डिंग, फिर वही तरीके का अडॉप्ट करेगा और उसका पोर्शन या उसका जो पार्ट है जो लैंड रेवेन्यू का है वो उसके जो नेबरहुड से जो भी पैदावार या प्रोड्यूस हुई है उसके मुताबिक लैंड रेवेन्यू असेस करेगा और नया लैंड रेवेन्यू जो है वो पे किया जाएगा। अब क्लॉज 2 है, इन इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग द रेंट ऑफ ए टेनेंसी। अब जो है किसी भी टेनेंसी का रेंट या तो डिमिनिश करना है या इंक्रीज़ करना है अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1, तो फिर क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर शैल फॉर द पर्पज़ ऑफ डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ सच इंक्रीज और डिक्रीज़ टेक इनटू कंसिडरेशन ओनली। अब जो है लैंड रेवेन्यू कम करना है रेवेन्यू ऑफिसर ने या ज़्यादा करना है सब सेक्शन 1 के मुताबिक, तो फिर वो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखेगा। नंबर 1, द लैंड रेवेन्यू एंड द रेट्स एंड सेसेस चार्जेबल ऑन द टेनेंसी बिफोर द लैंड रेवेन्यू ऑफ द होल्डिंग इन विच इट इज़ सिचुएटेड वाज आल्टर्ड। अब जो उसका जो लैंड रेवेन्यू है उसको मद्देनज़र रखा जाएगा, जो रेट्स एंड सेसेस जो कि उस पर टेनेंसी पे पहले जो पे कर रहा है उनको मद्देनज़र रखा जाएगा, और जो उससे पहले उसके जो लैंड रेवेन्यू है वो तब्दील हुआ है उन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के उसमें इंक्रीज़ करेगा रेंट में या डिक्रीज़ करेगा जो भी रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो। नंबर 2 है
द लैंड रेवेन्यू ऑफ एंड द रेट्स एंड सेसेस चार्जेबल ऑन द टेनेंसी आफ्टर सच अल्ट्रेशन। तो फिर जो लैंड रेवेन्यू होगा और जो रेट्स एंड सेसेस होंगे वो क्या होंगे, वो ऑन द टेनेंसी आफ्टर सच अल्ट्रेशन, और उस लैंड रेवेन्यू की अल्ट्रेशन के बाद चार्ज होंगे। ये क्लॉज 2 जो इसकी सब क्लॉज 2 है वो कह रही है। थर्ड वन है जो मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, द मेथड बाय विच द असेसमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू इन फोर्स बिफोर एंड आफ्टर सच अल्ट्रेशन। अब जो लैंड रेवेन्यू असेस करने का जो तरीका होगा, पहले और बाद में अल्ट्रेशन की लैंड रेवेन्यू के पहले और बाद में वर्क कैलकुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर दी सेवरल होल्डिंग कंप्राइज्ड इन एस्टेट, जो किसी भी मौजे में मौजूद हैं उनको देखा जाएगा, इन विच द टेनेंसी इज़ सिचुएटेड, जहाँ पे वो टेनेंसी सिचुएट कर रही है वहाँ की लैंड रेवेन्यू को भी, होल्डिंग्स के लैंड रेवेन्यू को देखा जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा। थर्ड वन है द रेंट्स डिटरमिन्ड एज अफोरसेड शैल बी द रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। अब सेक्शन 28 जो है वो कह रहा है कि जनाब अल्ट्रेशन ऑफ रेंट ऑन अल्ट्रेशन ऑफ एरिया, यानी कि जो एरिया टेनेंसी का है उसकी तब्दीली पे रेंट भी तब्दील होगा। एवरी टेनेंट शेल, हर जो मिज़ारा होगा वो क्या करेगा, बी लाइबल टू पे एडिशनल रेंट फॉर आल लैंड प्रूव टू बी इन एक्सेस ऑफ द एरिया, यानी कि हर जो मिज़ारा होगा वो ज़िम्मेदार होगा कि वो एडिशनल रेंट, इजाफी रेंट पे करे अगर उसके पास, अगर वो साबित हो जाता है कि उसके पास ज़्यादा ज़मीन मौजूद है, ज़्यादा एरिया मौजूद है, जितना वो पहले रेंट पे कर रहा है उस रेंट से ज़्यादा एरिया मौजूद है, तो फिर वो क्या करेगा, अनलेस इट इज़ प्रूव दैट द एक्सेस इज़ ड्यू टू द एडिशन टू हिज टेनेंसी। अगर ये भी चीज़ साबित हो जाती है कि जनाब ये उसने टेनेंसी को बढ़ाया है, टेनेंसी में इजाफ़ा किया है, इस वजह से उसकी जो लैंड है वो बढ़ गई है, जो एरिया है वो बढ़ गया है, हैविंग प्रीवियसली बिलोंग टू द टेनेंसी वाज लॉस्ट बाय डिलोविन और अदरवाइज विदाउट एनी रिडक्शन ऑफ द रेंट बीइंग मेड, या उसके रेंट में कुछ कमी हुई है तो फिर भी वो रेवेन्यू ऑफिसर को ये तमाम चीज़ें बताएगा। नेक्स्ट वन है बी इंटाइटल टू एन अबेटमेंट ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डेफिशिएंसी। ऊपर वाला था कि अगर उसका एरिया बढ़ता है तो फिर भी रेंट भी बढ़ा के वो जमा करवाएगा। इसमें है कि अगर उसकी कोई डेफिशिएंसी हो जाती है एरिया में, अगर उसका कोई एरिया कम हो जाता है तो फिर क्या करेगा, जितना रेंट उसने पहले पे किया है उसमें वो क्या चीज़ें साबित करेगा, अनलेस इट इज़ प्रूव दैट द डेफिशिएंसी इज़ ड्यू टू लॉस ऑफ लैंड, उसकी ज़मीन कम हुई है, उसका एरिया कम हुआ है, इस वजह से उसके जो रेंट में डेफिशिएंसी हुई है, तो फिर वो किसको बताएगा, एंड दैट एडिशन हैज़ नॉट बीन मेड टू द रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडिशन टू द एरिया। तो फिर जो है उसका जो रेंट है वो भी कम वो पे करेगा, उसका रेंट जो है कंपेयर किया जाएगा एरिया के साथ। नेक्स्ट वन है इन डिटर्मिनिंग द एरिया ऑफ फॉर विच द रेंट हैज़ बिन प्रीवियसली पेड द कोर्ट शैल हैव रिगार्ड टू द फॉलोइंग अमंग द मैटर्स नेमली। अब जो है कोर्ट ने डिटर्मिन करना है कि किसी भी बंदे का जो एरिया ज़मीन का है वो कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है, तो वो कौन सी चीज़ें मद्देनज़र रखेगी। नंबर 1, द ओरिजिन एंड कंडीशन ऑफ द टेनेंट्स ऑक्यूपेंसी, जो टेनेंसी का एग्रीमेंट हुआ है उनकी जो कंडीशंस हैं उनको जहन में रखा जाएगा, उसके ओरिजिन को जहन में रखा जाएगा। फॉर इंस्टेंस वेदर द रेंट वाज ए रेंट इन ग्रॉस और द इंटायर टेनेंसी, आया कि जो रेंट था इस टेनेंसी का वो ग्रॉस में था या इंटायर टेनेंसी का था। नंबर 2, वेदर द टेनेंट हैज़ बीन अलाउड टू होल्ड एडिशनल लैंड, आया कि जो टेनेंट है उसको इजाज़त मिली थी कि वो एडिशनल लैंड होल्ड करे इन कंसिडरेशन ऑफ एन एडिशन टू हिज टोटल रेंट और अदरवाइज विद नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड, या ये भी देखा जाएगा कि आया ने उसने ज़मीन जो है एरिया बढ़ाया है वो लैंडलॉर्ड की इजाज़त से, कंसेंट से है, एंड द लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच देयर हैज़ बीन नो डिस्प्यूट एज टू रेंट और एरिया, और ये टाइम भी देखा जाएगा कि आया कि लैंडलॉर्ड के दरमियान और टेनेंट के दरमियान रेंट का कोई तनाज़ा तो नहीं हुआ,
नेक्स्ट वन है इन एडिंग टू और अबेटिंग रेंट अंडर दिस सेक्शन द कोर्ट शैल ऐड और अबेट द रेंट टू सच एन अमाउंट एज इट डीम्स टू बी फेयर। अब कोर्ट ये सारी चीज़ें देखने के बाद कोर्ट के पास ये पावर है कि रेंट को बढ़ा भी सकती है या रेंट को कम भी कर सकती है, जैसे उसको मुनासिब लगेगा, जैसे वो इक्विटेबल या फेयर समझेगी वैसे वो करेगी। एंड शैल स्पेसिफाई इन द डिक्री, और अपनी वो डिक्री में स्पेसिफाई करेगी द डेट ऑन एंड फॉर्म विच द एडिशन और अबेटमेंट इज़ टू टेक इफेक्ट। अपनी डिक्री में वो तमाम चीज़ें लिखेगी। नेक्स्ट वन है एन एडिशन टू और अबेट An addition to or abate of the rent under this section shall not be deemed an encroachment or reduction of rent within the meaning of this act। अब इसमें ये कह रहे हैं कि कोई भी जो इजाफ़ा है या अबेटमेंट है रेंट की इस सेक्शन के तहत, वो ये तसव्वुर नहीं किया जाएगा कि जनाब आपकी ज़मीन में कुछ इंक्रोचमेंट्स हुई हैं या रेंट में कमी हुई है विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत। नेक्स्ट वन है रिमिशन। रिमिशन भी एक तरह की कमी ही कह लें होता है। रिमिशन ऑफ रेंट बाय कोर्ट्स डिक्रिंग एरियाज़। अब जो है सेक्शन 29 है रिमिशन ऑफ रेंट बाय कोर्ट्स डिक्रिंग एरियाज़, यानी कि कोई भी रिमिशन करना है रेंट में कोर्ट ने तो फिर क्या करेगी, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द फॉरगोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इफ़ इट अपीयर्स टू द कोर्ट। अगर ये कोर्ट को लगता है जब वो डिक्री कर रही होगी, ठीक है, कि एरियर ऑफ रेंट की डिक्री जब वो कर रही होगी कोर्ट, तो फिर क्या देखेगी, दैट द एरिया ऑफ टेनेंसी हैज़ बीन सो डिमिनिश्ड बाय डिविलियन, यानी कि जो टेनेंसी का एरिया है वो सैलाब वगैरह की वजह से, डिलोवियन कहते हैं सैलाब वगैरह, जो बहुत ज़्यादा सैलाब आते हैं, किसी सैलाब वगैरह की वजह से जो एरिया टेनेंसी का है वो बहुत हद तक कम हो गया है, और अदरवाइज़ और दैट दी प्रोड्यूस, या उसकी जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है खुशक साली की वजह से, ड्राउट की वजह से, हेल की वजह से, या डिपॉजिट ऑफ सैंड या रेत वगैरह के जमा हो जाने की वजह से, अदर लाइक क्लाइमिटी दैट दी फुल अमाउंट ऑफ रेंट पेएबल बाय द टेनेंट कैन नॉट बी इक्विटेबली डिक्री, के जो अगर फुल अमाउंट वो पे करे, किसकी, जो टेनेंट पे करेगा डिक्रीड अमाउंट की, तो ये उसके साथ इंसाफ नहीं होगा। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, द कोर्ट में विद द प्रीवियस सेंक्शन ऑफ द कलेक्टर की प्रीवियस सेंक्शन के साथ, कलेक्टर की रजामंदी के साथ अलाउ सच रिमिशन, ये इस तरह की कोई रिमिशन या कमी जो है वो दे देगी फ्राम द रेंट में से, जो पेएबल है बाय द टेनेंट एज मे अपीयर इट टू बी जस्ट, जो उसको मुनासिब लगेगा वो। नेक्स्ट है जी 30 रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ रेंट कंसिक्वेंट ऑन लाइक ट्रीटमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, यानी कि किसी भी रेंट को या तो रिमिट करना है या उसको बिल्कुल ही सस्पेंड करना है, तो फिर क्या करेगा, व्हेन एवर द पेमेंट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द लैंड रेवेन्यू पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी लैंड इज़ रिमिटेड और सस्पेंडेड, जब भी किसी लैंड का या तो जो लैंड रेवेन्यू है वो रिमिटेड हुआ है या वो बिल्कुल ही सस्पेंडेड हो गया है, फिर क्या होगा, ए रेवेन्यू ऑफिसर में इफ़ द रेंट बी पेएबल इन कैश, अगर तो वो रेंट जो रेवेन्यू ऑफिसर देखेगा कि ये कैश की सूरत में पे होना है, और बी रेंट पेएबल इन काइंड ऑफ विच द अमाउंट इज़ फिक्स्ड, या उसके लिए कोई एक रकम तय की गई है बाय ऑर्डर, वो ऑर्डर के ज़रिए से रिमिट और सस्पेंड एज द केस में भी, या तो उसको रिमिट कर देगा या उसको सस्पेंड कर देगा जैसे उसको सही लगे, द पेमेंट ऑफ द रेंट ऑफ दैट लैंड, उस लैंड के रेंट की जो पेमेंट होगी वो, टू एन अमाउंट विच मे बियर द सेम प्रोपोर्शनल टू द वोल ऑफ द रेंट पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ, जितनी उसको मुनासिब लगेगी इस हद तक, इस तनासुब तक जो उसका रेंट है लैंड का, या जो उसका लैंड रेवेन्यू है वो रिमिट हुई है या सस्पेंड हुई है, उस हद तक वो उसको कम कर देगा। अब नेक्स्ट इसका है क्लास 2 एन ऑर्डर पास्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो कि सबसेक्शन 1 के तहत ऑर्डर पास होगा, शैल नॉट बी लायबल टू बी कंटेस्टेड बाय सूट इन एनी कोर्ट, अगर उसका कोई कोर्ट में सूट आ गया है और कंटेस्ट हुआ है वो सूट,
तब उसकी वो ऑर्डर जो है उसके रिमिशन का, सस्पेंशन का पास नहीं करेगा जो रेवेन्यू ऑफिसर होगा। नेक्स्ट है, अ सूट शैल नॉट लाई फॉर द रिकवरी ऑफ एनी रेंट ऑफ विच, किसी भी रेंट की रिकवरी के लिए सूट लाए नहीं करेगा जब विच दी पेमेंट हैज़ बीन रिमिटेड, जिसकी पेमेंट जो है या तो वो रिमिट हो गई है, और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, या सस्पेंशन के पीरियड, मुअत्तली के पीरियड के दौरान, ऑफ रेंट ऑफ विच दी पेमेंट हैज़ बीन सस्पेंडेड, जिसकी पेमेंट बिल्कुल ही सस्पेंड हो चुकी है। नंबर 4 है, वेयर द पेमेंट ऑफ द रेंट हैज़ बीन सस्पेंडेड द पीरियड ड्यूरिंग विच द सस्पेंशन हैज़ कंटिन्यूड shall be excluded in the computation of the period of limitation prescribed for a suit for the recovery of the rent। जहाँ कहीं पे भी जो पेमेंट है रेंट की वो सस्पेंड हो गई है और उस पीरियड के दौरान, उस सस्पेंशन के दौरान जो सस्पेंशन कंटिन्यू रहती है, shall be excluded, वो जो टाइम पीरियड होगा उसको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, जो लिमिटेशन पीरियड है उसको रिकवरी ऑफ रेंट को जो है कलेक्ट करते हुए। नेक्स्ट वन है 5th, इफ़ द लैंडलॉर्ड कलेक्ट्स फ्रॉम ए टेनेंट एनी रेंट ऑफ विच द पेमेंट हैज़ बीन रिमिटेड, अगर जो है लैंडलॉर्ड वो कोई भी रेंट जो है टेनेंट से कलेक्ट करता है जिसकी पेमेंट जो है वो रिमिट हो चुकी है और इज़ अंडर सस्पेंशन, या वो उसकी सस्पेंशन हुई है, फिर क्या होगा, द रेवेन्यू ऑफिसर में रिकवर, तो रेवेन्यू ऑफिसर भी कहेगा भाई आप लैंड रेवेन्यू भी रिकवर करवाएं। नेक्स्ट वन है, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन रिलेटिंग टू द रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द पेमेंट ऑफ रेंट, जो रिमिशन और सस्पेंशन रेंट की पेमेंट के हवाले से जो इस सेक्शन है, तो क्या होगा, सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल, जिस हद तक वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, टू लैंड ऑफ विच द लैंड रेवेन्यू हैज़ बीन रिलीज्ड, जिस लैंड का लैंड रेवेन्यू रिलीज़ हो चुका है, कंपाउंडेड फॉर और रिडीम्ड, उसको दोबारा तस्वुर किया जाएगा, इन एनी केस इन विच इफ़ द लैंड रेवेन्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द लैंड हैड नॉट बीन रिलीज्ड, जहाँ तक लैंड रेवेन्यू रिलीज़ नहीं हुआ, कंपाउंडेड फॉर और रिडीम्ड द वोल और एनी पार्ट ऑफ द माइट, इन द ओपिनियन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर की ओपिनियन की हद तक, बी रिमिटेड और सस्पेंडेड अंडर द रूल फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रेगुलेटिंग द रिमिशन एंड सस्पेंशन ऑफ द लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू के जो रूल्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए। एनी सम ऑफ विच द रिकवरी इज़ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 5, कोई भी सम है जिसकी रिकवरी का ऑर्डर हो चुका है ऑन अकाउंट ऑफ रेंट और पेनल्टी में बी रिकवर्ड बाय द कलेक्टर एज इफ़ इट वर एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो फिर जो कलेक्टर है उस पर पेनल्टी भी लगाएगा और उसको रिकवर करेगा एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू।